Welcome, students. I'm Avantika from Knowledge Station, and I hope all of you are doing fine. You must stay safe in this pandemic time, beta. Today, we'll start the second chapter of Class 8's Geography: Land, Soil, Water, Natural Vegetation, and Wildlife Resources. Yes, students, as you can see in this beautiful picture, ये सारी चीज़ें हमें नेचर ने दी हैं, है ना, नेचुरल हैं। और ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस की होती हैं ह्यूमन लाइफ के लिए। ठीक है, तो यही चीज़ें आप सोचते होंगे कि कैसे बना, है ना। व्हेन यू आर अ चाइल्ड यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस। सो आज वो क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा इस चैप्टर में, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, स्टूडेंट्स। सो let us start reading and understanding, and we'll start this from page 7 of your geography book, beta. In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. Now, students, what is this? They are telling us about a little story. ठीक है, टंजानिया जो कि अफ्रीका में है, ठीक है, वहाँ के एक छोटे से गांव में मैम्बा नाम की एक लड़की है। वो बहुत अर्ली मॉर्निंग उठती है। ठीक है, किस लिए उठती है? क्योंकि उसको पानी लेके आना होता है और उसको बहुत ज़्यादा एक लंबा रास्ता चल के जाना पड़ता है, और वो कुछ घंटों के बाद पानी लेकर वापस आ पाती है, बेटा। She then helps her mother in the house and joins her brothers in taking care of their goats. Okay, तो विलेज है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत काम होता है वहाँ पे। अपनी मदर की हेल्प कराती है, और कुछ गोट्स उन्होंने पाली हुई हैं जो उसके ब्रदर ध्यान रखते हैं जिनका, और वो भी उनकी हेल्प कराती है। ठीक है, now all her family owns is a piece of rocky land around their small hut. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि फैमिली के पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमने अभी देखा गोट्स हैं, और सिर्फ घर के पास ही, घर पे क्या, एक झोपड़ी है, स्मॉल हट है, बेटा। उसके पास का ही थोड़ा सा रॉकी लैंड। रॉकी लैंड से हमें क्या पता चल रहा है, स्टूडेंट्स, कि कैसे, रॉकी लैंड से हमें क्या पता चल रहा है कि वो बहुत फर्टाइल नहीं है लैंड, बेटा। ओके, नाउ मैम्बा's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. toiling hard का क्या मीनिंग है कि काफ़ी ज़्यादा उस पर काम करना पड़ता है, जोतना पड़ता है उस लैंड को। ठीक है, उसके बाद ही वो कुछ अनाज लगाने के लायक रेडी होती है, और अनाज भी कौन सा, बीन्स और मेज। ओके, मेज़ क्या होता है, बेटा? जो कॉर्न होता है उसको हम मेज़ बोलते हैं, है ना। भुट्टा या कुकड़ी ऐसा आप बोलते होंगे, तो वो मेज़ होती है। ठीक है, और बीन्स तो हो गए किसी भी तरह की बीन्स। ओके, सोयाबीन भी हो सकती है और दूसरी बीन्स भी हो सकती हैं। पर ये क्या कह रहे हैं, दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। जितना भी वो उगाते हैं उस लैंड से वो इनफ नहीं होता है। अंडरस्टूड? तो आपने क्या देखा कि फैमिली सस्टेन तो कर रही है, पर जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वो बहुत ही क्रूशल फैक्टर है लाइफ में। ठीक है, नाउ अनदर एग्जांपल इज देयर। Peter lives in the heart of the sheep rearing region in New Zealand, where his family runs a wool processing factory. अब ये जो पीटर है, इसकी सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज ये कहाँ रहता है, ये न्यूजीलैंड के एक ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे शीप रेयरिंग कराई जाती है। ठीक है, शीप रेयरिंग मतलब शीप को पाला जाता है। ओके, और वहाँ पे इसकी फैमिली ऊन को प्रोसेस करने की फैक्ट्री लगा रखी है। ओके, every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. Their sheepyard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. ठीक है, अब यहाँ सिचुएशन देखिए, उस सिचुएशन से काफ़ी डिफरेंट है ना। क्योंकि जो इनका शीप का यार्ड है, जहाँ पे शीप रहती हैं, वो कहाँ पे है, काफ़ी ज़्यादा खुले ग्रासी प्लेन एरियाज़ में, जहाँ हिल्स भी हैं दूर में। ठीक है, और इस यार्ड को उन्होंने काफ़ी साइंटिफिक वे से मैनेज किया हुआ है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है इनके पास। ठीक है, तो पीटर की फैमिली शीप तो रेयर करती ही है, उसके साथ के साथ
they also grow vegetables through organic farming. अब organic farming क्या होता है बेटा? Organic means natural. तो जो भी फार्मिंग नेचुरल तरीके से होती है, नेचुरल इन द सेंस जो फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, हम वहाँ पे स्प्रे नहीं करते मेडिसिन का और वैसे इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का नहीं, ऑर्गेनिक ही होता है सारा मैटर, ठीक है, क्योंकि उन्हें शीप के डंग से या किसी तरह से ऑर्गेनिक मटेरियल मिल जाता है फॉर फार्मिंग. ओके, अंडरस्टूड. सो ये दो सिचुएशन जो हमने पढ़ी स्टूडेंट्स अबाउट मैम्बा एंड पीटर, दे आर शोइंग अस क्लियरली कि वो कितने अलग ज़िंदगी जीते थे. ओके, और उसका रीज़न क्या था? बिकॉज ऑफ the differences in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals and the use of technology. ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ इतनी डिफरेंट थी. ओके, सो कहीं भी अगर आप जाएंगे यू विल सी अ डिफरेंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. मतलब हर जगह सेम रिसोर्सेज नहीं होते, हर जगह सेम पानी नहीं होता, हर जगह सेम लैंड, सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन नहीं होती है. ये आपको बताया जाया है बेटा. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ विल स्टार्ट रीडिंग अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ, दैट इज लैंड. ओके, अब आप सोचेंगे लैंड क्या पढ़ने की चीज़ है? नहीं, ज़रूर ये पढ़ने की चीज़ है, क्योंकि आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है. यू आर द फ्यूचर जनरेशन, आई वुड से. अभी तो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर में आप ओके बिल्ड करेंगे नेशन को. सो कैसे यूज़ करना है, कितना हमें ध्यान रखना है अपने मदरलैंड का, वो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स. नाउ लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज and it covers only about 30% of the total area of the earth's surface. ठीक है, दैट मीन्स कि जितना भी अर्थ है उसमें सिर्फ 30% ही लैंड है. ठीक है, और ऐसा भी है कि लैंड में से सारे में यूज़ नहीं हो रहा है सारे लैंड का. कुछ स्मॉल परसेंटेज ऐसा भी है दैट आर नॉट हैबिटेबल. नॉट हैबिटेबल मीन्स जहाँ कोई रह नहीं सकता. All right, the uneven distribution of population in different parts of the world, ये important है students. Okay, कि क्वेश्चन अगर आए कि why there is uneven distribution of population, तो आपको पता होना चाहिए कि it is mainly due to varied characteristics of land and climate. ठीक है, क्योंकि different characteristics अलग हैं, इस वजह से ही पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन है. द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, ये क्या कह रहे हैं? रग्ड टोपोग्राफी क्या होता है बेटा? देखिए, टोपोग्राफी होती है लैंड के फीचर्स. ओके, लैंड के फीचर्स का मतलब कि माउंटेन है या वैली है या डेजर्ट है या प्लेन है. दैट मीन्स जो डिफरेंट फॉर्मेशंस हैं हम उसको कहेंगे टोपोग्राफी. और रग्ड टोपोग्राफी का क्या मीनिंग है? रग्ड मीन्स अनइवन. ओके, अंडरस्टूड दिस. तो जो अनइवन फीचर्स हैं लैंड के, स्टीप स्लोप्स हैं. स्टीप स्लोप क्या होता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन द माउंटेन पीक्स. ओके, कोई पीक बहुत ज़्यादा हाई है, कोई थोड़ी लो है, कोई बिल्कुल फ्लैट है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें. और लो लाइंग एरियाज ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्ट एरियाज are normally sparsely populated और uninhabited. तो ये जो फैक्टर्स बताए हैं क्या चीज़ें? कि रग टोपोग्राफी हो गई, स्टीप स्लोप्स हो गए, जो वाटर लॉगिंग जहाँ जल्दी होती है, जहाँ डेजर्ट होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, ऐसी जगह पर लोग कम रहते हैं. स्पार्सली पॉपुलेटेड मीन्स लेस इन नंबर. ओके, जबकि आप देखेंगे plains and rivers, valleys offer suitable land for agriculture. ठीक है, तो जहाँ पे एग्रीकल्चर ठीक ठाक हो जाएगा उसी जगह पर आपको हमेशा पॉपुलेशन भी ज़्यादा मिलेगी. और ये हिस्टोरिकली ये एक फैक्टर है बेटा, जहाँ लैंड फिट फॉर एग्रीकल्चर है वहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन सेटल हुई है हमेशा से. ऑलराइट, कौन से एरियाज? प्लेन्स, रिवर वैलीज. ओके, नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ लैंड एंड कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं पॉपुलेशन को. अब हम देखेंगे लैंड का क्या क्या यूज़ होता है. एंड बेटा दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू विल स्टडी almost the same topics in your class 10th as well. All right,
सो लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, हमें पता है। एग्रीकल्चर होता है, फॉरेस्ट्री होता है, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स बनाई जाती हैं, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, ऑलराइट। तो इन चीज़ों को जो यूज़ हो रहा है लैंड का, उसको हम कह देते हैं लैंड यूज़। ओके, सो कैन यू लिस्ट आउट डिफरेंट वेज मैम्बा और पीटर की फैमिली किस किस तरह से यूज़ कर रहे थे, इफ़ वी हैव टू कॉल आउट। सो एग्रीकल्चर वॉज बींग डन, फैक्ट्री वॉज बीइंग बिल्ट, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी जिस, और ऑब्वियसली वो अपने रहने के लिए हाउस तो बिल्ड था ही वहाँ पे। तो दीज आर सम यूजेस जो लैंड के थे। ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैम्बा एंड पीटर। नाउ बेटा, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स। इसका क्या मतलब है कि जो भी हम लैंड का यूज़ कर रहे हैं वो हम अपने मन से नहीं करते कि हम ये करेंगे इस लैंड पे, नहीं। हम ये देखते हैं बेटा कि इस लैंड पे क्या क्या एक्टिविटीज़ पॉसिबल हैं, और वो पॉसिबल किस चीज़ों से होती हैं, वो फिजिकल फैक्टर्स की वजह से होती हैं। टोपोग्राफी देखनी पड़ती है, सॉइल टाइप देखना पड़ता है, क्लाइमेट, मिनरल्स, कितना पानी अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक है। और ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि पॉपुलेशन कितनी है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेन एवर वी थिंक ऑफ लैंड यूज़। ओके, अगर मुझे कहीं फैक्ट्री सेटअप करनी है तो मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, है ना। अगर मैं वहाँ पे कुछ फैक्ट्री लगाऊंगी तो मैं ये भी देखूंगी कि पॉपुलेशन कितनी है, वो प्रोडक्ट उनको चाहिए या नहीं, क्या मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं लग जाएगी। ओके, पानी अवेलेबल है या नहीं, बहुत गर्म बहुत ठंडा क्लाइमेट। सो ऑल दीज थिंग्स आर considered before taking up any new thing, any new venture. Okay, students. Now, land can also be classified on the basis of ownership. ओनरशिप का मतलब है कि वो लैंड किसको बिलोंग करता है, वो लैंड किसका है। तो हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। एक होता है बेटा प्राइवेट लैंड। प्राइवेट लैंड मतलब जो आपके पेरेंट्स का हो गया, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का हो गया। और कम्युनिटी लैंड हो गया जो ओपन फॉर ऑल, जैसे कि स्कूल्स, पार्क्स। ओके, दीज आर कम्युनिटी लैंड। सो जो कम्युनिटी लैंड होता है बेटा वो कॉमन यूज़ के लिए होता है, जिससे हम वहाँ पे चारा कलेक्ट कर सकते हैं, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जो कॉमन है सबके लिए वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है और कम्युनिटी लैंड है। ओके, now people and their demands are ever growing but the availability of land is limited, है ना। ये बात बहुत सही है बेटा कि आप देख रहे हैं पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है हर चीज़ की, पर लैंड तो हमारे पास उतना ही है ना। ओके, सो क्वालिटी ऑफ लैंड बहुत डिफर करता है हर जगह से, और people started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complex in the urban areas, and to expand the agricultural land in rural areas. तो क्या हो रहा है बेटा, एंक्रोचमेंट हो रहा है। एंक्रोचमेंट का मतलब होता है कि अपने होल्ड को बढ़ा लेना, ठीक है, कब्जा कर लेना एक तरह से। तो क्या हो रहा है, कॉमन लैंड्स को भी कमर्शियल लैंड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। आप देखेंगे ट्रीज को काटा जा रहा है दिन पे दिन। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ उनको या तो हाईवे बनाना है या फिर उनको वहाँ मॉल बनाना है। आप देखते हैं टाउनशिप्स आजकल कितनी ज़्यादा बिल्ड होती हैं। ओके, सो सबके लिए हमें न्यू लैंड को क्लियर करना पड़ता है, और ऐसे में विलेज एरियाज़ को भी चेंज किया जा रहा है, ठीक है, एक्सपैंड किया जा रहा है। ओके, सो ये चीज़ें ऑल्सो शो अस कि कैसे कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में बेटा। ओके, और इसी वजह से अगर कोई भी चीज़ आउट ऑफ लिमिट होती है, लिमिटलेस होती है, सो उसके हमें रिपरकशंस, हमें नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। सो लैंड डिग्रेड हो रहा है, लैंड स्लाइड्स होती हैं खुद पे खुद, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का क्या मतलब है
कि वो बंजर हो गई ज़मीन। ओके, ये सब क्या है? दीज आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से हमें ये नेगेटिव फैक्टर्स भी देखने को मिले हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी इन दिस फिगर 2.2 ये क्या है? ये चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम। नंबर 1 पिक में आप देखेंगे कि जब गांव होते थे प्योरली सिर्फ हर्ट्स हैं और लोग एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व हैं, पर उसके बाद क्या हुआ? आसपास इलेक्ट्रिसिटी आई, है ना, नियर बाय विलेज में भी आई, और उस विलेज में भी आप देखिए पक्का हाउस कंस्ट्रक्ट होने लगी। इन द थर्ड pic you will see अब ये village is no more a village, okay, because यहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हो गई हैं और बिग बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, एंड ओवर टाइम एक टाइम के बाद वो एरिया बिल्कुल सेम रहा ही नहीं, क्योंकि वो एक बिग सिटी बन चुका है। ऑलराइट, और ये रियलिटी है, हर सिटी पहले कभी ना कभी एक विलेज थी। ऑलराइट, सो दिस इज़ हाउ वी कैन सी कल्चरल चेंज भी दिख रहा है हमको इससे, और थ्रेट भी धीरे धीरे, जब पेड़ ही नहीं होंगे, है ना, तो रिसोर्सेज को हमें ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। नाउ विल स्टडी ऑन पेज 9 कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। जब हमें प्रॉब्लम का पता चल गया तो हम देखेंगे कि कंजर्वेशन कैसे हो सकता है बेटा। Growing population and their ever-growing demand has led to a large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource। ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट का और एरेबल लैंड का। एरेबल लैंड क्या होता है? जो कि फिट फॉर एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो गया अच्छे लैंड का, तो हमें डर है अब कि लैंड एज अ नेचुरल रिसोर्स तो ख़त्म ही होता जा रहा है। ओके, सो अगर प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन चलता ही रहा तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव उसका असर होने वाला है। इस वजह से एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, regulated use of chemical pesticides or fertilizers, and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक्स बताई हैं। एफॉरेस्टेशन क्या होता है बेटा? प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। लैंड रिक्लेमेशन होता है कि हम ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाएं कि उस लैंड को हम फिर से फर्टाइल बनाएं। ठीक है, और केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ लिमिट कर देना, रेगुलेट करना। ठीक है, और ओवर ग्रेजिंग ना होने देना। ये सारे मेथड्स अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो ज़रूर हम लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कंजर्व का क्या मीनिंग है कि क्या हम बिल्डिंग नहीं बना रहे? नहीं बेटा, कंजर्व का ये मीनिंग है कि हम उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कंजर्विंग का क्या मीनिंग है? दैट यूज़ तो हो बट क्वालिटी ख़राब ना हो लैंड की, वो कभी भी बंजर ना बने, कभी भी अनफिट फॉर यूज़ ना बने। Okay students, I hope you have understood this important land as a resource. So you have any doubt, please let me know in the comment section, and please read the chapter again. Okay, and if you have any doubts, please let me know, and till my next class, please study sincerely. Okay, bye.